Morning everyone, this is Ishfaq. Welcome you all to my YouTube channel. देखिए जो मेरा YouTube चैनल है आई प्रेफरेबली फोकस ऑन द बायोलॉजी पोर्शन। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए दैट इज़ जीन रेगुलेशन। और इस जीन रेगुलेशन में भी मैं जो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ कि ओपेरॉन मॉडल को हम कैसे जो है ना कि ओपेरॉन मॉडल हमें कैसे हेल्प करते हैं जीन रेगुलेशन। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं कि हमारे पास जो मैंने यहाँ पे जीन रेगुलेशन लिखा है कि जो भी हमारे पास प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। जनरली प्रोटीन कोडिंग जीन जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक जो ग्रुप है जिन्हें हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, और दूसरा ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट जीन्स। देखिए इसमें से हाउस कीपिंग जीन्स हैं दे डू नॉट बी रेगुलेटेड बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली एक्टिव, तो उनमें कोई रेगुलेशन का प्रोसेस है नहीं। लेकिन जो स्मार्ट जीन्स हैं दे आर रेगुलेटेड, उनका जो ऑन एंड ऑफ है दैट इज इन अ रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, तो स्मार्ट जीन्स जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें से जो स्मार्ट जीन्स हैं यही जीन्स होते हैं विच आर द रेगुलेटेड जीन्स। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जो टॉपिक में लेके आया हूँ दैट इज ओपेरॉन मॉडल बेसिकली। ठीक है ना, तो इसमें हम ये समझेंगे कि ओपेरॉन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और ओपेरॉन जो है किस किस तरह से जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। देखिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ओपेरॉन मॉडल है इट वाज गिवन बाय जेकॉब एंड मोनार्ड इन केस ऑफ यूकोलाई। ठीक है, और जो ओपेरॉन का मॉडल है इट एक्सप्लेन्स द जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। क्योंकि अगर मैं जीन रेगुलेशन की बात करूं तो जीन रेगुलेशन जो है प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होता है। और अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो इनका जो जीन जीन रेगुलेशन है एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो इनका जो ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी होगा, एट ट्रांसलेशनल लेवल भी होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल भी होगा। तो चलिए यहाँ पे जो मैं ओपेरॉन मॉडल लेके आया हूँ ये ओपेरॉन मॉडल जो है इकोलाई में देखा गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन रिसेंट स्टडीज ने ये भी शो किया कि कुछ लवर यूकैरियोट्स होते हैं जैसे सी एलिगन्स जिसमें हमें ओपेरॉन का मॉडल देखने को मिला। अगर मैं ओपेरॉन की डेफिनेशन की बात करूं तो जो इसके बेसिक डेफिनेशन है दैट इज इट्स कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और वहीं पे अगर मैं इसके फंक्शनल डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऑपेरॉन में आपको एक प्रमोटर मिलेगा, एक ऑपरेटर मिलेगा, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकते हैं दैट कैन बी वन और मोर देन वन। और स्ट्रक्चरल जीन्स के अलावा यहाँ पे आपको कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी मिलेंगे। अब जो हमारे पास ऑपेरॉन होते हैं ये ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं इंड्यूसेबल और दूसरा होता है रिप्रेसेबल। देखिए इंड्यूसेबल ओपेरॉन आपको अगर ब्रॉडर सेंस में याद रखना होगा कि वो ओपेरॉन है जो किस में इन्वॉल्व होगा इन द कैटाबॉलिक प्रोसेस, इन द कैटाबॉलिक प्रोसेस। और वहीं पे रिप्रेसेबल ओपेरॉन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा ओपेरॉन है जो एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो जो ओपेरॉन कैटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूसेबल, और जो रिप्रेसेबल में होता है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक। जैसे अगर मैं लैक ओपेरॉन की बात करूं तो लैक ओपेरॉन में जैसे हम देखते हैं तो लैक ओपेरॉन में होता क्या है। देखिए लैक ओपेरॉन में जो लैक्टोस है वो मेटाबोलाइज होता है। ठीक है ना, तो जो लैक ओपेरॉन में लैक्टोज जो है ना वो मेटाबोलाइज होगा, तो हम कह सकते हैं जो लैक ओपेरॉन है इट इज इंड्यूसेबल ओपेरॉन।
वहीं पे जो दूसरा हमारे पास ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो जो ऑपेरॉन है ब्रॉडली हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट्स इंड्यूसेबल एंड द रिप्रेसिबल। देखिए जो लैक ऑपेरॉन की मैं अगर बात करूं, जो इकोलाई में देखा गया है, देखा जाता है, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन जो इकोलाई के केस में अगर मैं बता दूं, तो ये ऑपेरॉन जो है इंड्यूसेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑपेरॉन है ये कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। और जब हम देखते हैं इसमें किसका कैटाबॉलिज्म होता है, इसमें लैक्टोज जो है ना ब्रेक होके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज देता है, ठीक है। अब हम अभी आगे देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म किस तरह से होगा। देखिए सेकंड थिंग, जो लैक ऑपेरॉन होता है इसमें आपको पॉजिटिव रेगुलेशन भी मिलेगा, नेगेटिव रेगुलेशन भी मिलेगा, ठीक है। और पहले भी बता चुका हूं, इसमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें हमें लैक्टोज से क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपेरॉन ले चुका हूँ, कि अगर मैं एक लैक ऑपेरॉन की बात करूँ, इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें आपको एक प्रमोटर मिलेगा, एक ऑपरेटर मिलेगा, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगे और कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं इस ऑपेरॉन को देखूं, देखिए यहाँ पे ये आपका प्रमोटर है, ठीक है ना, और ये आपका ऑपरेटर है, और ये कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स है, जैसे Z है, Y है और A है। तो ZYA जो है, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ द लैक ऑपेरॉन। और इन तीनों जीन्स से जो हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, जैसे जो Z जीन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो Y जीन है जब उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो यहाँ से जो प्रोटीन मिलेगा उसे परमेस कहते हैं। और इसी तरह से जो A जीन है, इससे जो प्रोटीन मिलेगा दैट्स ट्रांस एसिटाइलेज। इसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है आपका, इसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन होता है, ये लैक्टोज को कैटाबोलाइज करेगा into galactose plus glucose, but this is not the only function of the beta galactosides। अगर मैं इसकी सेकंड फंक्शन की बात करूं, तो ये जो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू एलोलैक्टोज। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि लैक ऑपेरॉन जो है इट्स अ इंड्यूसेबल ऑपेरॉन, तो यहाँ पे आपको इंड्यूसर की जरूरत होगी, और यहाँ पे लैक ऑपेरॉन में जो इंड्यूसर का काम करता है दैट इज एलोलैक्टोज। So basically lactose is not the inducer, it's the allolactose that acts as the inducer, ठीक है। तो लैक्टोज से जो एलोलैक्टोज मिलता है ये भी हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से मिलता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, इस सेल के अंदर ये ऑपेरॉन है, ठीक है ना, और बाहर यहाँ पे लैक्टोज है। अब हमें लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट तो करना होगा सेल के अंदर, क्योंकि जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा तभी उसका कैटाबॉलिज्म होगा, और इस लैक्टोज के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है ना। वो जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज बेसिकली द परमेस। तो परमेस जो है ना दैट इज बेसिकली द ट्रांसपोर्टर दैट विल हेल्प द लैक्टोज टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। और फिर जो तीसरा मेरा यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोटीन रहता है ट्रांस एसिटाइलेज, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। तो बीटा गैलेक्टोसाइड को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है ना, जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर लूंगा। फिलहाल जो हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, कि एक अगर मैं एक ओपेरॉन लैक ओपेरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं कुछ इस तरह से बना दूंगा ओपेरॉन। यहाँ पे ये आपका प्रमोटर है, और प्रमोटर के साथ ही ऑपरेटर होगा, और यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं दैट्स Z, Y एंड A, और यहाँ पे ऊपर जाके आपको यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन मिलेगा जिसको हम I से डिनोट करते हैं।
इसके अलावा और एक रेगुलेटरी जीन यहाँ पे मिलेगा जो हमें बाद में पढ़ेंगे, दैट्स कैप। देखिए ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जिसके साथ इंड्यूसर बाइंड होता है। इंड्यूसर आई मीन टू से, जिसके साथ यहाँ पे जो रिप्रेसर बनेगा वो बाइंड होगा। सॉरी, इंड्यूसर बाइंड नहीं होगा, इसके साथ रिप्रेसर बाइंड होगा। तो ऑपरेटर एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जिसके साथ रिप्रेसर बाइंड होगा, यानी एक नेगेटिव रेगुलेटर बाइंड होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द लैक ऑपेरॉन। देखिए यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर चुका हूँ, तो बीटा गैलेक्टोसाइड का ये इट्स अ फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। और परमेस जो है ना, मैंने पहले ही बता दिया, इसका फंक्शन होता है इट एक्ट्स एज द कैरियर फॉर लैक्टोज। एंड जो कैरियर होता है जो ये लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे होगा दैट्स अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ट्रांस एसिटाइलेज का मैंने लिखा था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय द लैकोपेरॉन। देखिए अब हम यहाँ पे एक टॉपिक पे आते हैं, दैट्स द केस फर्स्ट, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन। देखिए इसको मैं ऐसे समझा दूंगा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑपेरॉन बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा प्रमोटर है, दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द Z, Y एंड A, और ये यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है I। देखिए जब इस रेगुलेटरी जीन I में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो आपको यहाँ पे mRNA मिलेगा, और mRNA से जो यहाँ पे प्रोटीन बनेगा दैट्स कॉल्ड एज द repressor, और वी कैन से लैक रिप्रेसर, क्योंकि लैक ऑपेरॉन को रिप्रेस करेगा। लेकिन जो ये लैक रिप्रेसर होता है इट इज होमोटेट्रामर, इट इज होमोटेट्रामर, यानी जो इसका फंक्शनल फॉर्म है दैट्स होमोटेट्रामर, ठीक है। और जो ये लैक रिप्रेसर है, जो एक होमोटेट्रामर है, ये सिंथेसाइज होता है इन एक्टिव फॉर्म, इट इज सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फॉर्म। इसको एक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होगा। अब जो ये रिप्रेसर है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए सबसे पहले इसके पास एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा, दैट इज हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसमें जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है तो दैट्स हेलिक्स टर्न हेलिक्स। और ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना जरूरी है एक रिप्रेसर के लिए, क्योंकि जब तक ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा नहीं, वो अपने डीएनए सीक्वेंस के साथ यानी ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, जो ये लैक रिप्रेसर है ये एक होमोटेट्रामर है। और थर्ड थिंग जो मैं लैक ऑपेरॉन के बारे में यहाँ पे मेंशन करूं वो ये कि ये इट इज सिंथेसाइज्ड इन द एक्टिव फॉर्म। तो क्या होगा जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे रिप्रेसर बनेगा, तो रिप्रेसर जब बनेगा तो ये किसके साथ बाइंड होगा, ऑपरेटर के साथ। देखिए जब ये रिप्रेसर यानी होमोटेट्रामर ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, when it binds to operator it will inhibit transcription initiation। देखिए जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका प्रमोटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, जब पॉलीमरेज बाइंड होगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगी, और जो ये Z है ये भी ट्रांसक्राइब होगा, Y भी ट्रांसक्राइब होगा, A भी ट्रांसक्राइब होगा, तो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और वो ये तो नॉर्मल कंडीशन में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाता है, तो मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ, यहाँ पे अगर लैक रिप्रेसर बाइंड होता है, यानी अगर यहाँ पे एक लैक रिप्रेसर बाइंड हुआ, उससे क्या होगा, जो पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड तो होगा,
ये याद रखना होगा, पॉलीमरेज बाइंड होगा बट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना Z जो ट्रांसक्राइब होगा, ना Y ट्रांसक्राइब होगा, ना A ट्रांसक्राइब होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड कर चुका है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। दैट मीन्स जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन वो ऑलमोस्ट ऑफ होगा। अब क्वेश्चन है, ये लैक रिप्रेसर तो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, इसे यहाँ से रिमूव कौन करेगा? इसको रिमूव करने के लिए लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली लैक्टोज जो है जब प्रेजेंट होगा तो वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, और जो एलोलैक्टोज है ये जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, और ये रिप्रेसर यहाँ से टूट के रिमूव होगा, और जब रिप्रेसर रिमूव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है नॉर्मल चलेगा, और Z भी ट्रांसक्राइब होगा, Y भी ट्रांसक्राइब होगा, A भी ट्रांसक्राइब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने यहाँ पे केस फर्स्ट डिस्कस किया था, दैट्स अ नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपेरन। अब नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब ये है, जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है ना बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से कम हो, BTR मींस बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। तो इस केस में ये तभी यहाँ पे होगा जब यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट होगा, क्योंकि देखिए जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो जो यहाँ से रिप्रेसर बनेगा वो जाके बाइंड होगा ऑपरेटर के साथ, और जो ये ऑपेरॉन है ऑलमोस्ट ऑफ होगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑपेरॉन जो ना कंप्लीट ऑफ फिर भी नहीं होता, थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोसेस का। अब वी कैन सी ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है ना यहाँ पे दैट विल बी लेस देन बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। तो दैट मींस केस फर्स्ट यानी नेगेटिव रेगुलेशन तब होगा जब आपका लैक्टोज एब्सेंट होगा। लैक्टोज एब्सेंट होने की वजह से बेसिकली मींस इंड्यूसर एब्सेंट होगा, तो लैक रिप्रेसर जो है ना डायरेक्टली बाइंड होके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा और ऑपेरॉन को ऑफ करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेसर के बारे में जो ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, डिटेल्स मेंशन कर चुका हूँ, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। देखिए इसके बाद अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा। देखिए दिस इज द रेगुलेटरी जीन आई, जब ये ट्रांसक्राइब होगा तो यहाँ पे mRNA बनेगा। mRNA जब ट्रांसलेट होगा तो यहाँ पे एक होमो टेट्रामर प्रोटीन बनेगा, दैट इज द लैक रिप्रेसर। ये प्रमोटर है यहाँ पे और दिस इज द ऑपरेटर। इस बार यहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो जो Z जीन से बीटा गलैक्टोसाइडेज बनता है, ठीक है, जो Z जीन से बीटा गलैक्टोसाइडेज बनता है, बीटा गलैक्टोसाइडेज। अब आप कहोगे बीटा गलैक्टोसाइडेज कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए जब मैंने आपको कहा था जब ऑपेरॉन जब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा उस टाइम भी जो ऑपरॉन है वो कंप्लीटली ऑफ नहीं होता, ठीक है ना। तो कंप्लीटली ऑफ नहीं होगा, दैट मींस लिटिल अमाउंट ऑफ बीटा गलैक्टोसाइड्स विल बी फॉर्म्ड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ द परमेज विल बी फॉर्म्ड। और जब ये लिटिल अमाउंट ऑफ परमेज बनेगा, ये लैक्टोज को, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा ये उसको अंदर ले आएगा, और बीटा गलैक्टोसाइडेज उस लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू एलोलैक्टोज। अब इस बार लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, और यहाँ पे इसे ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होने देगा। तो इस बार क्या होगा, जो हमारा रिप्रेसर है इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉर्मल चलेगा, और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है दैट विल बी इक्वल टू द बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। अभी आपको याद रखना होगा, अभी इसने ये ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ेगा, द ट्रांसक्रिप्शन रेट विल बी इक्वल टू द बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में मेंशन कर चुका IPTG, दैट्स आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोगलैक्टोपाइरेनोसाइड। नाम बहुत बड़ा है, बट जो ये IPTG है ना इट कैन रिप्लेस एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लैक्टोज की जगह सेल में IPTG डाल दोगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, और ये क्या करेगा, इसको बाइंड नहीं होने देगा। बट इसकी एक एडवांटेज ये है कि IPTG की, वो ये
कि इसे ट्रांसपोर्ट के लिए परमेस की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ द परमेस। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक लॉजिकल चीज सीखते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए ये सेल में ओपेरॉन है, ठीक है ना, और इस ओपेरॉन ने यहाँ पे रिप्रेसर बना दिया। अब बाहर लैक्टोज भी है, आईपीटीजी भी है। हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या आईपीटीजी की वजह से क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा कि लैक्टोज की वजह से? देखिए लैक्टोज को अंदर जाने के लिए परमेस की जरूरत है, और परमेस जो है ना इसको अंदर लेगा बाय मींस ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आईपीटीजी को कोई भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ आईपीटीजी जो है ना ये एलो लैक्टोज या लैक्टोज से पहले ही कहां पे पहुंचेगा? सेल के अंदर। तो जब ये पहले पहुंचेगा तो ऑब्वियसली इसका जो रेस्पॉन्ड है वो भी क्विक होगा। सो आईपीटीजी जो है ना इट विल गिव द क्विक रेस्पॉन्ड, इट विल गिव द क्विक रेस्पॉन्ड एज कंपेयर टू लैक्टोज और एलो लैक्टोज। देखिए फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्ड केस, दैट्स अ पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि अगर मैं एक ओपेरॉन बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द रेगुलेटरी जीन आई, दिस इज द प्रमोटर पी एंड दिस इज ऑपरेटर ओ। ये यहाँ पे Z जीन है, Y जीन है और A जीन। देखिए इस बार मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि इस ओपेरॉन पे इस रेगुलेटरी जीन के ऊपर भी एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं कैप, दैट्स कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जीन। देखिए जब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रमोटर प्रोटीन जीन ट्रांसक्राइब होगा तो यहाँ से एक एमआरएनए मिलेगा। वो एमआरएनए यहाँ पे हमें एक प्रोटीन देगा जो कि एक डाइमर होगा, और वो भी क्या होगा? होमोडाइमर होगा। ठीक है, ये जो होमोडाइमर है दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रेगुलेटर, और इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं एक्टिवेटर। देखिए अगर ये यहाँ पे इस ओपेरॉन के साथ बाइंड करेगा तो ये इस ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा। यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन आई है ये भी अपना रिप्रेसर बना देगा, दैट्स होमोटेट्रामर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट केस मान लीजिए लैक्टोज प्रेजेंट है, मैं इसके आगे स्पेशल केस जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वो रिप्रेसर को तो यहाँ बाइंड नहीं होने देगा। तो रिप्रेसर अगर यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो इस बार मैं बोल सकता हूँ ट्रांसक्रिप्शन रेट विल बी इक्वल टू बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। लेकिन जो ये कैप यहाँ पे बना, जो यहाँ पे कैप प्रोटीन बना, ये कैप प्रोटीन जो यहाँ पे बना जो एक्टिवेटर है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं होगा, इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें साइक्लिक एएमपी की जरूरत पड़ती है। यानी साइक्लिक एएमपी जब इस कैप प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो साइक्लिक एएमपी और कैप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये एक्टिवेट हुआ, अब ये एक्टिवेट होके इस डीएनए पे बाइंड होगा। ये भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे बाइंड होगा, बट दैट्स नॉट, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे बाइंड होगा। तो जब ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे बाइंड होगा, उस बाइंडिंग से क्या होगा यहाँ पे कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है ना, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है दैट विल बी ग्रेटर देन बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कैप है it will increase the rate of transcription, so it will increase the transcription rate. So इसको हम बोलते हैं it is positive regulation. तो that means अगर lack operon की बात करें तो इसमें जो negative regulation है that's because of the lack repressor, but the positive regulation that is because of what? The cap protein that is activator. लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा एक चीज कि जो साइक्लिक एएमपी है ना, इसकी जो अवेलेबिलिटी है
that depends on presence or absence of glucose। वो इस तरह से कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हायर है तो साइक्लिक एएमपी बहुत कम होगा, और अगर साइक्लिक एएमपी कम होगा तो जो आपका कैप प्रोटीन है वो इनएक्टिव होगा। वहीं पे अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, यानी अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, तो साइक्लिक केएमपी की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी, और उस केस में क्या होगा, आपका जो कैप प्रोटीन है वो एक्टिव होगा, और कैप प्रोटीन अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल केसेस ले चुका हूँ, इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस मैंने कहा, इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट व्हाट विल हैपन। चलिए इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द ऑपरेटर, ये यहाँ पे Z वगैरह जीन है। दिस इज द रेगुलेटरी जीन I एंड दिस इज द कैप। अब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो कैप ने अपना होमोडाइमर बना दिया कैप प्रोटीन, तो I से यहाँ पे रिप्रेसर आ गया। ये कह रहा है इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट। देखिए अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगा तो इस केस में यहाँ पे साइक्लिक एएमपी तो काफी प्रेजेंट होगा। साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट होगा तो कैप एक्टिव होगा, तो अगर ये कैप एक्टिव होगा ये जाके यहाँ पे बाइंड होगा कहीं पे। लेकिन ये साथ में ये भी कह रहा है लैक्टोज इज आल्सो एब्सेंट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जो ये लैक रिप्रेसर है ये भी जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। अब कैप भी बाइंड कर रहा है, लैक रिप्रेसर भी बाइंड कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल होगा नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि कैप चाहेगा कि मैं ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाऊंगा, लेकिन जो रिप्रेसर है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट ही नहीं होने देगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड केस की यहाँ पे बात करें, तो मैं सेकंड केस लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो सेकंड केस जो मेरा यहाँ पे ये है कि अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तब क्या होगा। देखिए अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपका कैप जो है इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जो लैक रिप्रेसर है वो इनएक्टिवेट होगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन तो नहीं होगा, बट आपका ऑपेरॉन जो है वो ऑन होगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है दैट विल बी इक्वल टू बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। इसी तरह हम केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड लेते हैं कि इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। इस केस में देखिए जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी बहुत ज्यादा होगा और आपका कैप प्रोटीन जो है वो एक्टिव होगा। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपका जो लैक रिप्रेसर है वो इनएक्टिव होगा, यानी यहाँ पे ये रिप्रेस नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है दैट विल बी ग्रेटर देन द बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और एक केस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव है, इन ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज, वैसे मैं ये कर चुका हूँ ये केस डिस्कस आई थिंक। ठीक है, ये केस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर हम देखेंगे कि इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट। अब देखिए ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कैप इनएक्टिव होगा, और लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, कैप जो है इनएक्टिव होगा। और लैक्टोज जो है वो तो एब्सेंट है तो रिप्रेसर भी यहाँ पे एक्टिव होगा, रिप्रेसर भी एक्टिव होगा। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अगेन व्हाट, द नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंट केसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो इसके जो सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा
कि एक CSR लाइफ साइंस नेट के केस में म्यूटेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो वो जिसका जो म्यूटेंट पार्ट है, मतलब जो वहाँ पे हमें डोमिनेंस देखनी पड़ती है म्यूटेंट्स की ऑल डेट, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस चैनल. I will give you the full content regarding the biology. Thank you.